चुनाव तो खत्म हुए हैं लेकिन सवाल अभी बाकी हैं। तो एमपी में एक दूसरे का हाल जानने से पहले लोग अब यह पूछ रहे हैं कि अब की बार किसकी बनेगी सरकार। एमपी में हर जुबान पर बस एक यही सवाल है और इस सवाल का जवाब हालांकि ईवीएम मशीनों में कैद हो चुका है, लेकिन नतीजे आने तक जारी है दावों का दौर। अपने अपने आकलन से राजनीतिक दल जीत के दावे कर रहे हैं। बीजेपी का दम यह कि 2018 के अखाड़े में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, तो कांग्रेस का आत्मविश्वास कि कार्यकर्ता और जनता ने लड़ा है यह चुनाव और जीत हमारी होगी। इस बीच ईवीएम मशीन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने ईवीएम मशीनों में रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरसेप्शन की आशंका जताई है। इसका साधारण शब्दों में मतलब यह तो कि पार्टी की चिंता यह है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए कहीं ईवीएम मशीनों का डेटा बदल ना दिया जाए। तो प्राइम डिबेट में आज शंकाओं आशंकाओं के साथ जीत के इन दावों की हकीकत को हम टटोलेंगे। उससे पहले यह रिपोर्ट आप देखिए। काफ़ी कंफर्टेबल मेजोरिटी होगी और लगभग 150 के आसपास हमारी सीटें आ सकती हैं। अब इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत रही है। वादों का शोर थम गया, दावों का दौर है। अब हवा में है जीत के दावे, पर हकीकत तो इन ईवीएम मशीनों में कैद है, जिन मशीनों पर भी उठ रहे हैं सवाल। असल में 74.85% हुआ मतदान दोनों दलों को जीत की जमीन का गुमान दे रहा है। 2013 के मुकाबले देखें तो करीब 2% बढ़े इस मतदान में बीजेपी और कांग्रेस अपनी जीत का मार्जिन देख रही हैं। बीजेपी में 200 पार का दम तो नहीं रहा, पर पूर्ण बहुमत की सरकार का भरोसा अब भी है। चौथी बार फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। कांग्रेस के लिए चुनाव नतीजे एमपी में पार्टी का वजूद तय करने वाले होंगे, लेकिन आत्मविश्वास से लबरेज कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का दावा कि पार्टी 140 सीटों के साथ सरकार बनाएगी। अब तो 11 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी की 140 सीटों से ज्यादा आएंगी। पहले ही सवालों के घेरे में रही ईवीएम मशीन पर वोटिंग के बाद भी उठ रहे हैं सवाल। कांग्रेस ईवीएम के डाटा से छेड़छाड़ की आशंका में स्ट्रांग रूम में जैमर लगाने की मांग कर रही है, पर सबसे बड़ा सवाल बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है। सवाल यही कि ये वोट रिकॉर्ड का है या बदलाव का। अशरफ काजमी और मकरंद काले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और हर बार मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, इसलिए सवाल यही कि सिर्फ रिकॉर्ड के लिए ये मतदान है कि एक और नया रिकॉर्ड बन गया, अगले बार उम्मीद करेंगे कि इससे आगे बढ़े, या फिर ये वोट बदलाव का पड़ा है। ये अपने आप में सबसे अहम सवाल है और इसी पर चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजू मालवीय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बहुत बहुत स्वागत है राजू जी आपका। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता विभा पटेल जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विभा जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका भी। सबसे पहले राजू जी सवाल आपसे, ये जो बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत है ये कहीं बदलाव की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। बढ़ा हुआ मतदान हमारे पक्ष में है, क्योंकि इस बढ़े हुए मतदान में बहनों का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है और इसलिए बहनों ने अपने भैया के पक्ष में मतदान किया है और कांग्रेस के द्वारा जो लगातार बहनों का अपमान किया गया था उसके विरोध में मतदान किया है। इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि ये मतदान हमारे पक्ष में गया है। वैसे बढ़े हुए मतदान के लिए हम निर्वाचन आयोग को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने जो मतदाता जागरूकता की, उसके बड़े इनोवेटिव आइडियाज़ इस्तेमाल किए, उससे लोग निकले और बहनें ज़्यादा निकली, ये बहुत स्पष्ट रूप से हमने देखा है। और क्षेत्र में जब हम घूमे हैं तो मतदाताओं का चेहरे बता देते थे कि वो उनका वोट कहाँ जा रहा है। विभा पटेल जी, बहनों का जिक्र शुरू में हुआ, इसलिए पहला रिएक्शन मैं आपसे ही चाहूँगा। बहनें बदलाव नहीं चाहती क्या? देखिए, मैं तो यही, मुझे बात सुनकर, बहुत राजू जी की बात सुनकर आश्चर्य हो रहा था। हालांकि उनकी जिम्मेदारी है और उन्हें ये बात जिम्मेदारी निभाना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यदि आप देखें तो जिस तरह से प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, तो कौन सी बहन नहीं चाहती कि उसका भाई रोजगार से लगे, उसके भाई को, बेटे को रोजगार मिले। ये कौन सी बहन नहीं चाहती? हमारे प्रदेश में लगातार बेरोजगारी का प्रतिशत बढ़ रहा है। हमने चुनाव के दौरान भी कहा, और ये बात मैं, राजू जी शायद भूल गई, मैं बताना चाहती हूँ कि महिलाओं पे अत्याचार की बात हम लोग करते रहे, और वो क्या बहनें नहीं चाहती कि इस पर रोक लगे? महिलाओं की जो स्थिति प्रदेश में बद से बदतर हो रही है वो सुधरे।
तो ये जो बदलाव की शुरुआत हुई है, निश्चित तौर से इसमें बहनों ने भी अपना योगदान दिया है। और आगे आने वाली 11 तारीख को आप देखेंगे कि किस तरह से बदलाव में जो वोट डला है वो बदलाव में परिवर्तित होता है। जो वोट डला है वो बदलाव में परिवर्तित होगा। लेकिन इन सब के बीच एक और आज जो तस्वीर बनी वो भी हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं। आरिफ अकील मिलने पहुंचे बाबूलाल गौर से, और बाबूलाल गौर ने बहुत सारी बातें की, लेकिन उनके साथ आरिफ अकील को बधाई भी दी कि आप सरकार बना रहे हैं और कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं, तो एडवांस में बधाई ले जाइए। इसको राजो मालवीय जी आप किस तरह से देख रहे हैं? गौर साहब आपके बड़े नेता हैं, उनकी बहू गोविंदपुरा से चुनाव भी लड़ी और वो कह रहे हैं कि वो करीब 60,000 वोटों के अंतर से जीतेंगी, लेकिन बधाई दे रहे हैं आरिफ अकील को। बिल्कुल, गौर साहब हमारे बड़े नेता हैं और गौर साहब ने ये भी कहा है कि घर आने वाले मेहमान अगर कोई आया है तो उसे आशीर्वाद दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गौर साहब ने ये कह दिया है कि आप कैबिनेट मिनिस्टर बन जाओगे या कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, या बिल्कुल भी नहीं है। उनका ये वो था कि उनके घर में कोई व्यक्ति आया तो वो ये तो कह नहीं सकते कि तुम हार जाओ जी, तो उन्होंने सहजता में कह दिया। बाकी वे भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये सहजता है विभाग या फिर जमीन पड़ रहे हैं गौर साहब कुछ बन रही है। देखिए, गौर साहब का इतना लंबा राजनीतिक अनुभव है और कोई निश्चित तौर से उन्हें अंदेशा है, उन्होंने कुछ ना कुछ अपना राजनीतिक कयास लगाया है और वो पूरी जिम्मेदार नेता हैं। मैं तो ऐसा नहीं मानती, भले ही राजो जी ये कहें कि उन्होंने घर आए मेहमान को आशीर्वाद दिया और उन्होंने ये भी कहा कि आप कैबिनेट मंत्री बन रहे हो, तो मेरा तो मानना ये है कि निश्चित तौर से तंज और व्यंग दोनों हो सकते हैं। देखिए, गौर साहब ने आने वाले समय को भांपा है, पढ़ा है और उसी के चलते वो बात कह रहे हैं। ठीक, इन दावों और तमाम ये कहने के बीच कि हमारी सरकार बन रही है, राजेश सिरोठिया साहब आप किस तरह से देख रहे हैं ज़मीन को? इतना आसान है दोनों पार्टियों के लिए इस बार सरकार बनाना, या कहीं बीच में कांटा अटक भी सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा धन्यवाद मतदाताओं को देना चाहिए कि इन्हें लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी आहुति, अपने वोट की आहुति दी है ना, तो ये सबसे ज़्यादा तो वो है। दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन ने जो मोबिलाइज किया, हम लोगों ने भी मीडिया में, अखबार में रोज़ अपील छापी, फ्री ऑफ कास्ट विज्ञापन छाप के लोग आप किसी को भी करें पर वोट जरूर करें, तो सब लोगों से जागृति हुई है, तो बड़ा है अच्छा परसेंट। लेकिन ये 2 से 3% का वोट वृद्धि पिछले 15 साल से हर बार हो रही है जी, लेकिन नतीजे थोड़े बहुत सीट उलट पुलट होती है। इस बार चूंकि 2.25% वोट बढ़ा है, थोड़ा भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर घट रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सीट कम होती दिख रही है, कांग्रेस की सीट बढ़ रही है, कांग्रेस का शेयर बढ़ रहा है, लेकिन बहुमत का जादुई आंकड़ा अभी भी कांग्रेस के लिए यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी गिरते पड़ते सरकार बनाने की स्थिति में आ रही है। गिरते पड़ते सरकार बनाने और की बाबूलाल गौर का जहाँ तक सवाल है, बाबूलाल गौर बहुत मंझे हुए नेता हैं, जो जैसे दिग्विजय सिंह हैं कांग्रेस में, ऐसे भारतीय जनता पार्टी में बाबूलाल गौर है। वो अपने आप को खबरों में बनाए रखने की कला जानते हैं, हाशिए पर रहते हुए भी वो खबरों में बने रहते हैं और अपना महत्व बताते रहते हैं अपना महत्व बताते रहते हैं। और बीजेपी चाहकर भी कुछ बड़े फैसले करने चाहिए जिस तरह के, वो नहीं ले पा रही है, ये अलग मसला है। लेकिन इन सब के बीच विभाजी एक सवाल, और कांग्रेस पार्टी ने आज ये भी कहा कि रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए बदला जा सकता है ईवीएम के डेटा को, इसलिए वहाँ पे नए तरह के सेंसर लगाए जाएं, जैमर लगाए जाएं। इस मांग को आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक चुनाव मैं याद दिलाना चाहती हूँ। जब खंडवा में महापौर का चुनाव हुआ था, तो आप यदि उसको उठाकर देखेंगे तो उन पोलिंग्स पे जहाँ, और कांग्रेस बहुत छोटे अंतर से हारी थी, ये एक उदाहरण है। और जितने मत कांग्रेस के कम हुए थे उतने मत बीजेपी के बढ़े थे और कई जगहों पर टोटल में वो मत बढ़ गए थे। तो यानी ये जो कैलकुलेशन जिस तरीके से हुआ, उसको आप पूरा का पूरा अध्ययन करें, अगर करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि ये जो बदलाव होता है, तो निश्चित तौर से जो वोटिंग मशीन्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यदि कोई भी व्यक्ति ये कहे कि उसे हैक नहीं किया जा सकता, हमने बार बार कहा है, तो हो सकता है। और इसके मद्देनजर हम ये मांग कर रहे हैं और निश्चित तौर से इलेक्शन कमीशन को इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक, लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर उसको बदला जा सकता है तो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सिरोठिया साहब? कहना चाह रहा हूँ कि हैकिंग का शब्द जो है, जो टेक्नोलॉजी इतना मैं समझता हूँ आईटी में, हैकिंग वही हो सकती है कि जहाँ पर नेटवर्किंग हो। अगर कोई नेट से कनेक्शन होगा तो हैक हो सकता है, बिना नेट कनेक्शन के कोई चीज़ हैक नहीं हो सकती। आपका कंप्यूटर अगर लैंडलाइन से या वाईफाई से जुड़ा हुआ है
तो उसको हैकिंग कर सकता है कोई व्यक्ति। लेकिन ईवीएम मशीन जो है वो नेटवर्किंग से नहीं जुड़ी है, इंटरनेट से। और अगर कोई डिवाइस स्विच ऑफ है तो भी उस पे हैकिंग हो सकती है क्या? नहीं नहीं, अगर कोई डिवाइस स्विच ऑफ है तो बिल्कुल नहीं हो सकती। बिल्कुल, तो जाहिर बात है, डिवाइस जब चालू होगी उसी वक्त कुछ उसमें हो सकता है। इतना जरूर होता है कि चूंकि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है बड़ी संख्या में है, 1-1 लाख मतलब वो वोटिंग मशीन है, पोलिंग है ना, ईवीएम मशीन है, तो उनका जो रखरखाव होना चाहिए वो सेंसिटिव होती हैं। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम देखें, आपका स्टूडियो में ये सब लगे हुए हैं, आप लोग ज़्यादातर स्टूडियो में देखते हैं कि आप जूते पहन के भी नहीं आने देने चाहते, क्योंकि आप वो ओटी जैसा माहौल बनाते हैं ना, तो वो बहुत जो है सेंसिटिव होता है, और वो चूंकि उतना रखरखाव होता नहीं, इसलिए ये मशीन खराब होती हैं। लेकिन टेम्परिंग हो रही हो, ये मुझे जब इलेक्शन कमीशन ने जब खुलेआम चुनौती दी थी तो करना चाहिए था। मुझे लगता है कि सांडों की लड़ाई में जो इलेक्शन कमीशन को या ईवीएम मशीनों को बागड़ नहीं बनाना चाहिए। राजू मालवीय जी, आपको चिंता नहीं अगर ये ईवीएम कई जगह इंदौर में मसला मैं बताऊं, 4000 मशीनें खराब हुई, क्या अपन उसको नजरअंदाज किया जा सकता है? कई जगहों पर 3-3 घंटे तक वोटिंग नहीं हो पाई। सरकारी प्रक्रिया में धूल धक्कड़ खाते रहते हैं, इतना व्यवस्था नहीं है। तो राजेश जी, उसमें कांग्रेस ने अगर जैमर लगाने की बात की है तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, जैमर तो किसको, जैमर जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल, तो मेरा वही कहना है। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं कि अगर डिवाइस बंद है तो वो नहीं हैक हो सकती है या अन्य प्रकार से, तो जिस तरह से अगर मशीनें खराब हुई, पहले भी कहा गया कि टेम्परिंग नहीं हो सकती है। हमने अटेर चुनाव के दौरान देखा कि कांग्रेस का बटन दबा और वोट जो डला वो फूल पर निकला। तो ये चीज़ें जब होती हैं, जब आदमी अनुभव करता है, तो निश्चित तौर से एक सिक्योरिटी के मद्देनजर और उसमें एक एहतियात के तौर पर अगर ये मांग की जा रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत क्या? राजू मालवीय जी, आपको कभी चिंता नहीं होती? इंदौर में तो बाकायदा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिफ्ट लगा ली है कि 4-4 घंटे बाहर बैठेंगे और देखेंगे कि 3 लेयर सिक्योरिटी के पार कोई भेद कर अंदर जा तो नहीं रहा है। देखिए, हम निर्वाचन आयोग में पूरा विश्वास करते हैं, क्योंकि देश की संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, निष्पक्ष संस्था है। और आपने देखा होगा कि अब तक के बहुत सारे चुनाव हम भी देख चुके हैं, आपने भी देखे होंगे, लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग ने जितनी सख्ती के साथ सारी व्यवस्थाएं की हैं वो स्वागत योग्य है, मैं समझती हूँ। उससे बहुत लोगों को कई तकलीफें भी हुई हैं, लेकिन ओवरऑल शांतिपूर्ण ढंग से जिस ढंग से चुनाव निपटा है, हर चीज़ में उन्होंने बहुत बारीकी के साथ वो किया है। लेकिन कांग्रेस का ये बेसिक स्वभाव है कि जब कांग्रेस हारने लगती है तो ईवीएम पर पहले से वो डाल देती है, और आज से इनकी डालना शुरू हो गया है, आरोप डालना कि जो भी होगा वो ईवीएम में होगा, उसमें जैमर लगा दीजिए, उसमें ये कर दीजिए। तो ये इनका बेसिक स्वभाव है। और मैं तो आज इस बात के लिए आश्वस्त हो चुकी हूँ, जिस बात को हम मान रहे थे उसको आज कांग्रेस ने प्रमाणित कर दिया कि कांग्रेस हार की ओर अग्रसर हो रही है। तो वो इस तरह की सारी बातें उठाएगी। हम तो पूरा विश्वास रखते हैं कांग्रेस को, जिस तरह के भी जितने लेयर लगाने हो वो सारे लेयर लगा ले, उसमें कहीं चिंता की बात नहीं है। निष्पक्ष चुनाव हुआ है और जनता का आशीर्वाद हमें मिल चुका है। तो आपके कार्यकर्ता तो कहीं नहीं बैठेंगे ना? नहीं, हमारे कार्यकर्ता तो बिल्कुल, आप तो फिर मत बैठने मना करवाइए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि चुस्ती और दुरुस्ती हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को होनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से उनकी जो जिम्मेदारी जहां तय की जाएगी वहां वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। राममोहन जी, कल ही मैंने आपके प्रोग्राम में कमलनाथ जी को इस बात के लिए बधाई दी थी कि उन्होंने ईवीएम माता को लेकर कोई उंगली नहीं उठाई थी, लेकिन 24 घंटे बाद आज उठा दी ना भैया। लेकिन ये 24 घंटे बाद ही देखिए राजेश जी, बात उंगली उठाने की नहीं है। यदि हम लोग एहतियात बरत रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? नहीं भाभी जी, मैं आपको एक बात, आप बहुत सम्मानीय है मेरे, मैं इतना कहता हूँ कि जो आप जैमर जो होता है, जैमर किस चीज़ के लिए लगता है? जो नेटवर्क, जो इंटरनेट से हमारा मोबाइल कनेक्ट है, आपके लिए फ्रीक्वेंसी से क्या आ रही है इसमें, पहले नेट है और एक आपका बेसिक मोबाइल में। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, बताऊं राजेश जी, एक जैसे हमने देखा, हमने इस तरह की घड़ियां भी देखी, घड़ियों में तो कोई नेटवर्क नहीं होता। आपने शायद नहीं उसको अनुभव किया होगा, घड़ियों में कभी नेटवर्क तो होता नहीं है, लेकिन जो टाइम हमारा यहाँ है और वो रेडियो फ्रीक्वेंसी से यदि जुड़ी हुई घड़ी है, तो जैसे ही वो दूसरे देश में जाती है तो वो घड़ियां भी उस फ्रीक्वेंसी से मैच करके अपने आप टाइम पर ईवीएम मशीन जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी से भी नहीं जुड़ी है, ना नेटवर्किंग से जुड़ी है। भाभी, टेक्नोलॉजी तो समझ लो कम से कम। मैं कह रहा हूँ कि मैं मैडम वही बात कर रही हूँ, नेटवर्किंग से जुड़ी है। गुंजाइश है राजू जी, कहीं भी गुंजाइशें हो सकती हैं। अगर गुंजाइश नहीं देखिए, होती एक जगह हो सकती है तो कांग्रेस के भी टेक्निकल पर्सन इतने बेवकूफ नहीं है जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। एक जगह हो सकती है, एक जगह हो सकती है कि अगर उसकी प्रोग्रामिंग कर दें पहले से ही, जिसकी आपको डेमो दिखाया जाता है, कभी कोई मशीन खोलते हैं जब चुनाव होता है,
तो आपको डेमो देखने के समय उसी समय पकड़ना नहीं चाहिए। राजेश जी एक बात बताइए, तब वो 0-0 क्या का फिगर- अटेर चुनाव के टाइम आपने हमने सबने नहीं देखा था कि कांग्रेस की बटन दबाने के बाद उसमें मॉक पोल पुराना होता क्यों मॉक है? पोल माननीय मॉक मॉक पोल पोल में होता ही क्यों है? माननीय मॉक अभी पोल आपके लोगों आपके ने हर इलेक्शन जगह कमीशन मॉक पोल की देखा है ना? मैडम इलेक्शन कमीशन की सलीना सिंह जी ने ही देखा था कि कांग्रेस का बटन दबाने पे पंजे फूल का बटन दब रहा लेकिन था, अब लाइट तो जल आपके रही थी। कार्यकर्ताओं ने और चेक जिस तरह किया से है ना? वोटिंग जिस तरह विभाजी, से वोटिंग हुई देखा है दूसरी ना? दिशा में चले जाएंगे अगर हम, अगर इस मैं तरह की सिर्फ ये अगर कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने अटेर पे मांग अगर उठाई- जाएंगे, कह मैं हूं, बता जब रहा हूँ इलेक्शन अटेर कमीशन ने में चुनौती दी थी, नहीं तब नहीं जाना ना चाहिए। उसमें मैं इलेक्शन एक चीज और कमीशन- क्लेरिफाई कर दूं। इलेक्शन कमीशन ने जब देखिए चुनौती एक चीज दी और थी, क्लेरिफाई तो कर दूं, उन्होंने दूर से उसको ये देखने बहुत की क्लियर क्या- है विभाजी जो बात बता रहे हैं उसमें एक आंशिक जो गड़बड़ी है वो ये है, चुनाव आयोग ने भी इस बात की बाद में जांच कराई और वो ये था कि बटन दबा बीजेपी की पर्ची निकली, बटन दबा नल की पर्ची निकली, बटन दबा कांग्रेस की पर्ची निकली। सलीना सिंह ने बाद में इतना कहा पत्रकारों से कि हम आपको थाने में बिठा लेंगे। उस पूरी स्टोरी को मैंने व्यक्तिगत रूप से कवर किया था, उसकी जो क्लोजिंग रिपोर्ट आई ईवीएम की वो भी मैंने व्यक्तिगत रूप से कवर किया और बाद में चुनाव आयोग के कई अधिकारियों का भी इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा था कि मशीन में कोई फॉल्ट निकला ही नहीं, सिर्फ ये मनगढ़ंत स्टोरी थी। और बाद में वहाँ के जो लोकल पत्रकार हैं उनका भी मैंने कम से कम 10 से 15 पत्रकारों का इंटरव्यू किया है लोकल में जो वहाँ पे मौजूद थे उस दिन। उन्होंने भी ये बताया कि ये जो खबर थी वो किसी तरह से गलत लीक हुई थी और फिर गलत दिशा में इसको मोड़ दिया गया। तो ईवीएम वहाँ की खराब नहीं थी, ये मैं यहाँ पे चैनल पे बहुत क्लियर करना पर चाहता आपकी हूँ। बात विभाजी नहीं स्वीकार करेंगी राम मोहन जी। देखिए अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है ना, हम भी चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं। जी। हमने तो कभी भी ये नहीं कहा। और अगर कांग्रेस उसमें एहतियात बरत रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, आप बिल्कुल एहतियात आपके बरत। कर्मचारी जब बैठते हैं, आपके कार्यकर्ता जब बैठते हैं चौकीदारी के लिए तो वो जिम्मेदारी और चुस्ती हो वो जाती करना है। चाहिए। और यदि कांग्रेस के कार्यकर्ता मैंने बैठते हैं कहा, मैंने हमारे- तो कहा बैठने फिर दीजिए, देखिए, जितने राजू जी, लेबल लगे यदि- लगाने दीजिए। देखिए माननीय राजू जी, अगर कोई इस तरह की मांग की जा रही है तो ना तो उसे मानने में दिक्कत है और ना ही उस पर अमल में कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये तो बात जी। चौकसी करने पे आपत्ति थोड़ी है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसे ही हो जेमर हो रहा लगाने पे होता- आपत्ति आपको? अगर ऐसे ही हो रहा होता, नहीं जेमर तो उसमें लगेगा जहाँ कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी हो, नेटवर्किंग हो, कुछ भी हो। टेक्निकल दूसरा चीजें तो technical- समझना पड़ेगा ना दूसरी राम चीज मोहन ये जी। कि अगर होता कि अगर कहीं होता भी कुछ भी अगर होता सूखने के पास हवा में तो- लट्ठम लट्ठा। एक मिनट प्ले अगर 11 अगर तारीख को सब अगर ये समझ ईवीएम में आ हो रहा जाएगा होता, राजू जी, मत परेशान होइए। ठीक है, हेलो अगर ये पिछली बार भी ईवीएम में आप हो रहा यही कह रहे होता थे जी। यार। तो 150 पार का नारा देने वाली, हेलो 200 पार का नारा दिया था आपने। सुनिए तो शिवाजी जी अगर ऐसा होता है तो 150 पार का नारा गुजरात में दिया था, 100 पार हो पाई थी क्या? अगर इनके पास में यही टेक्नोलॉजी होती तो 150 पार कर लेते। अभी 200 पार की बात कर रहे थे तो 200 पार या 150 पार हो रहे क्या? भाजपा ये के नहीं हो 120 रहा के है। आसपास जो समझ आ रहा है। जो 100 बड़ी मुश्किल से 100 पार हो रहे हैं जी। और तो अगर ये और आप पंजाब का देख लीजिए कि अकाली कभी सत्ता से बाहर जाते क्या? मेरा कहना ये कि अब भाजपा कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ा जी। है। आप लोग आश्वस्त रहिए विभाजी, आप लोग आश्वस्त रहिए। आप लोग की सीट बढ़ रही है, शेयर बढ़ रहा है, वोट शेयर बढ़ रहा है और आपके लिए आगे आने वाला समय बहुत अच्छा है। जी। भले ही आज आप बहुमत के जादुई आंकड़े से थोड़ा दूर हैं, लेकिन फिर भी विभाजी। आपसे कह रहा हूँ कि ठीक, आप विभाजी कह रहे अच्छा हैं चुनाव लड़ रहे हैं। जी बोलिए। देखिए कांग्रेस अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है और 11 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तो सब स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी भाव में रहिए, लेकिन ईवीएम पर मत सवाल उठाइए। लेकिन कह रहे हैं ना कमलनाथ जी की 140, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं 130 से 140 के बीच में। ये राजू मालवीय जी परेशान नहीं करता? बड़े नेता इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। बिल्कुल परेशान नहीं करता। मुझे तो 2013 भी याद है कि सब लोग बड़े बड़े दावे कर रहे थे। इवन मेरी साथी भाभी और हम जब इंडिया न्यूज़ पर बैठे थे तो ये 9 बजे भी ये मानने को तैयार नहीं थी और 11 बजे सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इसलिए बिल्कुल 11 तारीख की प्रतीक्षा हम अरे सबको वो तो करनी आप चाहिए। दोनों अपना दायित्व निभा जी। रहे हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, थोड़ी उसमें है। कोई आपत्ति नहीं। अच्छा। मैं सिर्फ 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं सिरोठिया साहब, खासतौर से आपसे। जी। इछावर में भी 90% वोटिंग हुई, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? सीहोर में भी बढ़ रहा है मतदान। नहीं, अनेक जगह देखिए- 97% भी हुई है। नहीं, मेरे से पूछा किससे? आपसे पूछा। हाँ, मेरे ऐसा है कि जो पोलिंग बड़ा है वहाँ पर देखिए शैलेंद्र पटेल जो है बहुत अच्छे युवा विधायक हैं कांग्रेस के जी। उनने अपने पक्ष में मोबिलाइज कराया है। करण सिंह वर्मा भाजपा के बहुत ईमानदार प्रत्याशी नेता माने जाते हैं, उन्होंने मोबिलाइज कराया है। और जो बात कांग्रेस का एक जो नारा है वक्त है बदलाव का, मैं तो जमीन पर उसको उतरते हुए देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के 40 से ज़्यादा विधायक चुनाव हारते दिख रहे हैं, तो कांग्रेस के भी 20-25 विधायक जो है वो चुनाव हारते दिख रहे हैं।
और बहुत सारे बदलाव मध्य प्रदेश को देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। मैं कह रहा हूँ कि बदलाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का जो 165 सीटों का अहंकार है वो घट रहा है। भाजपा जो कांग्रेस जो अंडर एस्टिमेट हो रही थी, आत्मविश्वास की कमी हो रही थी, उनका मनोबल बढ़ने वाला है। सब अच्छा हो रहा है। ये विभाजी, लेकिन ईमानदारी से आप ये मानेंगे कि इस बार जो चुनाव का रिजल्ट आने वाला है उससे पहले प्रेडिक्शन करने में कांग्रेस को भी दिक्कत हो रही है? जाहिर बात है बीजेपी भी कुछ कह रही हो। मैं राजू जी से भी सवाल पूछूंगा। सीट वाइज सीट अगर आप डेटा को खंगालेंगे, कार्यकर्ताओं से पूछेंगे, तो फिर लग रहा है कि हर जगह इलेक्शन फंसा हुआ है, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं। नहीं, देखिए राम मोहन जी, ये जो हमने जैसे कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिया और जो हम लोगों ने भी महसूस किया, निश्चित तौर से वक्त बदलाव का हमने ये जो नारा दिया था, निश्चित तौर से वो जमीन पर उतरा है। आज जनता चाह रही है कि बदलाव हो, जो हमारे केवल कार्यकर्ता की बात नहीं है। आज जनता अपने भविष्य को देख रही है और बदलाव का जो समय आ गया था उसमें उसने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और 11 तारीख को ये स्पष्ट हो जाएगा। तो विप्स कहीं पकड़ पा रही हैं अब राजू मालवीय जी? जो पिछली बार 2013 में आप पकड़ पा रहे थे, दम से कह रहे थे कि अब हम देखिए पूरे बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, कह आप अभी भी रहे हैं। एक एक सीट को जब देख रहे होंगे आप, शुरू की 1 से लेकर श्योपुर से लेकर जावत तक, तो उन सीटों पर माथापच्ची करनी पड़ रही है। कार्यकर्ता भी कहीं डाउट में हैं या फिर बिल्कुल क्लियर है 2013 की तरह जमीन पर स्थिति? देखिए, हमने भी सीट नंबर 1 से सीट नंबर 230 तक के आकलन किए हैं, सारी रिपोर्ट्स हैं, वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत हुई है और उस सब के बाद हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रवादी शक्तियां हमारे साथ खड़ी थी, हमारा हितग्राही हमारे साथ खड़ा था, योजनाओं का लाभ बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मिला है। मतलब योजना नहीं, वो सौदेबाजी थी। कांग्रेस भला करने की इच्छा थी, आपने क्यों नहीं चलाई? अरे माननीय सत्ता में आप हैं, जिम्मेदारी आपकी है। जो नौजवानों को रोजगार देने की बात थी वो आप दे नहीं पाए। महिलाओं पे अत्याचार हमने जो करना था वो किया है, वो तो जनता ने देखा है, जनता के चेहरों ने देखा है। चिल्लाने से या अपने आप को आप रही हो, आपको बोलने का अवसर नहीं है। चिल्ला आप रही हो, आधी रोटी में दाल आप झेल रही हो। भाई, विषय अगर मुझसे पूछा गया तो मुझे कहने दीजिए। मेरे को दिख रहा है, जो मेरी पार्टी का आंकलन है वो मैं बोलूंगी। आप तो बोलो ना 230 में से 230 जीत रही हो, कौन मना कर रहा है आपको साहब? लेकिन हम जो देख रहे हैं हम वो कहेंगे कि आज जनता हमारे साथ थी, जनता के चेहरों को हमने देखा है। निश्चित रूप से आपने कुछ सीटों की बात की, तो वो सीटें जहां हमारी फंसी हैं उनका भी आकलन हमने किया है। ऐसा नहीं है कि उनका आकलन हमने नहीं किया। सारे आकलन के बाद हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आ रही है। सरकार, जनता ने मत समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए दिया है जी। और निश्चित रूप से माननीय शिवराज सिंह जी चौहान फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। 2019 की हमारी बहुत सारी तैयारियां चुनाव के माध्यम से हो गई, ये हमारे लिए बहुत सुखद बात है। और निश्चित रूप से 11 तारीख को आप हमें जरूर बधाई देंगे। और आज 13 साल भी मुख्यमंत्री को कंप्लीट हुए हैं। 29 नवंबर की आज तारीख है। विभाजी भी कुछ इसमें ऐड करनी चाहिए। मुझे ज़रा विभाजी आप ये भी बताइए, जैसे जिन सीटों पे मतदान, मैं कह रहा था इछावर का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुख्यमंत्री के गृह जिले की सीट है, उनकी सीट से टच करती हुई सीट है। वहाँ पे अगर 91% पोलिंग हो रही है तो ये किस बात के संकेत हैं? शैलेंद्र पटेल के खिलाफ ये चला गया, क्योंकि जीते तो पिछली बार कांग्रेस के एमएलए थे वहाँ से। देखिए, ऐसी बात नहीं है। जिन जगहों पिछली बार वो बहुत कम वोट से जीते थे, पिछली बार बहुत कम मतों से जीते थे। और आप अगर केवल इछावर की बात नहीं है, आप अगर अन्य जगहों पर भी देखेंगे तो जिस तरह से मैं भोपाल की हुजूर सीट की बात करती हूँ, आप वहां पर देखिए बरसों बरस से वहां पर भारतीय जनता पार्टी रही है। लेकिन कल हम जिस तरह से लोगों को वोट डालते देख रहे थे, उनमें वहां के स्थानीय विधायक के खिलाफ जो गुस्सा था, जो नाराजगी थी कि वो उन्होंने जिस तरह से दुर्व्यवहार किया है लोगों के साथ, तो सत्ता के मद में चूर जो विधायक थे, जो मंत्री थे, उनके खिलाफ जहां पर मत डाले गए हैं, वो जनता स्वयं आगे बढ़कर वोट डाल रही थी। उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर ये निर्णय लिया। तो ये इस बात का प्रतीक है कि जनता ने अपने बदलाव के लिए अपने अधिकार का, मताधिकार का प्रयोग किया है। निश्चित तौर से चुनाव आयोग की इसमें महती भूमिका रही है। उन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया, लेकिन जनता ने अपने मताधिकार का जिस तरह से प्रयोग किया है, उन्हें भी बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। सुरोठी साहब, ये जनता भी कहीं इस बार कश्मकश में थी कि वो समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए वोट करे, कि बदलाव के लिए वोट करे, कि इन दोनों के बीच में कहीं वोट करे कि हमारी भी जिंदगी किसी तरह पटरी पर चलती रहे, ना समृद्ध बने ना एकदम बदल जाए, बीच में कहीं ठहर जाए। देखिए, मैंने भी एक एक सीट का आकलन किया है। मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ
कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो बम्पर वोट से जीते थे अंतर से, वो अंतर कम होगा जीतने वालों का भी, और सीटें भी घटेंगी बीजेपी की, और ना 200 पार ना 150 पार, अब की बार गिरते पड़ते भाजपा सरकार। ये मैंने आज लिखा भी अपने अखबार में। जी, तो ये गिरते पड़ते बीजेपी सरकार आप कैसे कह रहे हैं? मतलब बीच में जो निर्दलीय हैं, जो बीएसपी है, जो एसपी गिरते पड़ते है, ऐसे कह रहा हूँ जी। क्या आप 200 का क्लेम कर रहे थे, 150 के आसपास आते तो भी ठीक था, लेकिन अगर आप 120-25 के पास में सिमट रहे हैं तो भी गिरते पड़ते ही हुआ। अगर 115 से नीचे आए, आपके 105 सीटें अगर आई, 10 आई, तो आपको दूसरों का सपोर्ट लेके करना पड़ेगा। तो ये गिरते पड़ते यही तो उसका ये मतलब आप ये मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ, वो तीसरी ताकत के साथ या निर्दलियों को प्लस करके सरकार बनेगी? आपका क्या आकलन है? या एकदम बीजेपी मेरा आकलन है कि कांग्रेस जो है 85 से 95 इसमें सब्जेक्टेड टू 5% प्लस माइनस, जी जी, और 105 से 125 भारतीय जनता पार्टी रहेगी, और 12 से लेकर 20 तक जो है विभा जी एक रिएक्शन आपसे। राजू मालवीय जी के लिए तो ये ठीक ही बता रहे हैं, तो वो तो कहेंगे कि हाँ ठीक है, भले इससे ज्यादा। विभा जी आपको क्या लग रहा है, ये 80 से 90 दे रहे हैं आपको सर? नहीं, 84 से 95, 84 से 95। नहीं, इन्होंने उसमें 10% प्लस माइनस भी किया है, 5%। और आप देखिएगा कि 11 तारीख को कांग्रेस को जनता का विश्वास मिलता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोनों तरफ से दावे बराबर हैं। राजेश सिरोठिया साहब कह रहे हैं कि कहीं बीच में आकर कांटा अटक भी सकता है, क्योंकि 105 के आसपास अगर बीजेपी आई तो फिर मुश्किलें दोनों तरफ बराबर नजर आ सकती हैं। इसी के साथ प्राइम डिबेट में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।